यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बहुत जरा याद कीजिए, कुछ दिन पहले तक ओवैसी साहब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में मैसेज दे रहे थे, मोदी सरकार के एक्शन की तारीफ कर रहे थे। अब वही ओवैसी बात बात में मोदी सरकार को फिर से विरोध करने लगे। ऐसे में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ओवैसी का राष्ट्रवाद बस 4 दिन का था? क्या फिर वो कट्टरवाद के रास्ते पर लौट गए हैं? क्या आखिर ओवैसी क्यों कहते फिर रहे हैं कि इस देश में खतरा न हिंदुओं को है न मुसलमानों को, खतरा मोदी को है? क्या उन्होंने चुनावी हवा को भांप कर नया गियर लगा दिया है? ओवैसी पर उठते इन सवालों को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में कुछ चर्चा हुई। क्या मुसलमान ओवैसी भाईजान के बदले अवतार को भांप चुके हैं? पाठशाला के इस चैप्टर में आपको इस पर पूरी रिपोर्ट दिखा दूं। के बाद भय वाली सियासत एक बार फिर लौट आई है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी पुराने तेवर और कलेवर में हैं। जुबान अपने चिर परिचित अंदाज में आग उगल रही, शब्दों में वही तलखी और निशाने पर हैं सीधे संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ दिन पहले तक जो असदुद्दीन ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की लानत मलानत कर रहे थे, दुनिया भर में हिंदुस्तान का मैसेज दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही ओवैसी हर मुद्दे पर बात बात पर मोदी का विरोध कर रहे हैं। फिर वो चाहे संसद में हाल ही में पेश किए गए 3 विधेयक हों या फिर ट्रंप के टैरिफ वार वाला दूसरा कोई भी मुद्दा। शब्दों के तीखे बाण बता रहे हैं कि हैदराबादी भाईजान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पुरानी रंगत में लौट चुके हैं। हर रोज तरकश से एक नया तीर निकाला जा रहा है। वो मोदी सरकार पर देश को पुलिस स्टेट बनाने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से पेश किए गए 3 विधेयकों को जल्लाद बनने की खुली छूट बता रहे हैं। वो एसआईआर के मुद्दे पर मुखर होकर सरकार को घेर रहे हैं। चीन पर मोदी सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर सवाल खड़े करते हैं। आरएसएस को चीन से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर मोदी को 26 इंची सीना दिखाने की चुनौती दे रहे हैं। यहां तक कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस न भेजने पर भी सवाल उठा रहे हैं। मतलब मुद्दा चाहे कोई भी हो, ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ पुरजोर विरोध का मोर्चा बिल्कुल नए सिरे से खोल दिया है। आपको याद होगा, जिम में जोर आजमाइश की ओवैसी की ये तस्वीरें कुछ ही दिन पहले वायरल हुई थी, जिसमें ओवैसी अपना पावर शो दिखाते नजर आए। कुछ वैसे ही सियासी जोर आजमाइश दिखाते नजर आ रहे हैं ओवैसी, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी। बिहार का चुनाव सामने खड़ा है और बिहार की सियासी पिच बैरिस्टर ओवैसी की पुरानी प्रयोगशाला रही है। ऐसे में ओवैसी के बदले अवतार को लेकर सवाल यही पूछा जा रहा है। निकी हेली ने न्यूज़वीक में एक लेख लिखा कि ट्रंप सरकार की विदेश नीति के 2 प्रमुख लक्ष्य चीन को पछाड़ना और शक्ति के जरिए शांति हासिल करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। बावजूद इसके हालिया घटनाक्रमों ने भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। निकी हेली ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत को चीन की तरह विरोधी मानना एक बड़ी भूल होगी। भारत को दंडित करना अमेरिका की एशिया रणनीति को कमजोर कर सकता है। निकी हेली ने ट्रंप को समझाया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। निकी हेली ने तर्क दिया कि भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, यंग वर्कफोर्स है, जबकि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत का उदय चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन चीन के विपरीत लोकतांत्रिक भारत का उत्थान फ्री वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं है। निकी हेली आगे लिखती हैं कि अगर भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद गहरा गया तो सबसे बड़ा फायदा बीजिंग को होगा, जो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने की कोशिश करेगा। निकी हेली ने कुछ एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए यह भी कहा
कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि चीन का सामना करना है तो भारत को दोस्त बनाए रखना जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप ने आंखों पर नोबल पट्टी और कानों में नोबल तेल डाल रखा है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और फिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर ट्रंप ये मान चुके हैं कि उनका नोबेल वाला सिलेबस अब पूरा होने को है। वो फिलहाल रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराकर शांति के मसीहा कहे जाने के ऑब्सेशन में अटके हैं। ट्रंप पर कम होते भरोसे और भारत के सख्त होने की कई वजहें हैं, लेकिन अगर देखें तो मुख्य रूप से ट्रंप नीति की 4 बड़ी वजहें हैं जिनको लेकर पीएम मोदी सख्त हुए हैं। इनमें भारत पर 50% टैरिफ तो है ही, इसके साथ ही टैरिफ पर भेदभाव वाली नीति भी एक बड़ी वजह है। ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकी ने भी भारत अमेरिका संबंधों को कमजोर किया है और भारत को अपनी विदेश नीति में दखल भी नामंजूर है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो तेल नहीं, तेल से ज्यादा तेल की धार देख रहे हैं। तेल की वो धार जो रूस से भारत की तरफ है, लेकिन जो सच भारत कहता है उस पर वो आंखें बंद कर लेते हैं। ट्रंप को लगता है कि मोदी को अपने शर्तों पर झुकाया जा सकता है। ट्रंप को लगता है कि उनकी दादागिरी के आगे जैसे बाकी देश झुकते हैं, भारत भी झुक जाएगा। लेकिन यहीं वो भूल कर बैठते हैं। मुश्किल और टफ समय में भारत और पीएम मोदी सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। इसको समझने के लिए हमें इतिहास के ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। दुनिया देख चुकी है कि पीएम मोदी विपरीत परिस्थितियों में जो एक्शन लेते हैं वो एक कामयाब मिसाल बन जाती है। और ये बात कोई हवाई नहीं है। बीते 10 सालों में भारत की आर्थिक विकास दर जहां औसतन 6 से 7% की रही, वहीं अमेरिका का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा इस 10 साल में तो 2 से 3% का रहा है। इतना ही नहीं, कोविड काल में पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ अपनी ही नहीं पूरे विश्व की चिंता करता है। भीषण महामारी के दौर में वैक्सीन मैत्री वाला सूत्र पीएम मोदी का मानवीय सूत्र था, जो उनके वन अर्थ वन फैमिली वाले मंत्र को सिद्ध करता था। यही वजह है कि आज जब ट्रंप ने दोस्ती के नाम पर टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग शुरू की तो कई देशों ने इसे गलत बताया। एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं भाई कि ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे कि मोदी के नए भारत का साथ जिस भी देश को मिला है उसको फायदा ही हुआ है। जैसे ब्रिटेन को समझ में आ रहा है, जुलाई में ही भारत के साथ उसने अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील करके इस बात पर मुहर भी लगा दी कि एक्सपर्ट सही कह रहे हैं। दरअसल ट्रंप की आंखों पर अमेरिका फर्स्ट की बजाय अपने एम्बिशन फर्स्ट की पट्टी बन गई। वो उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल होने के लिए एकदम बेकरार हो गए हैं जिन्हें नोबेल सम्मान मिला हुआ है। तो क्या नोबेल पुरस्कार पाने की सनक ने ट्रंप को अमेरिकी हितों को भी अनदेखा करने के लिए बाध्य कर दिया है? जिस तरह से ट्रंप उतावले दिखते हैं और शांति का रट्टा मारते हैं, आतंकवाद प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान से गलभैया कर लेते हैं, वो तो कम से कम यही इशारा करता है। अगर इतिहास देखें तो अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को अब तक नोबेल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला, वुडरो विल्सन को 1919 में, जिमी कार्टर को 2002 में और 2009 में
बराक ओबामा को नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत अमेरिका संबंधों में दोस्ती वाले टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ऐतिहासिक भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट ला दी थी। इसके बाद 2005 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। इसी दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार में अभूतपूर्व सहयोग शुरू हुआ था। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक मोड़ आया साल 2015 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। ओबामा ने तब भारत को अमेरिका का 21वीं सदी का मजबूत साझेदार बताया था। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, उसने इंडो पैसिफिक में भारत को एक मजबूत एलाई के तौर पर देखा। अगर देखें तो ट्रंप भी अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान और उसकी आतंकी नीति को लेकर अलग राय रखते थे। आज वो उसी पाकिस्तान